नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर पर्दा है तो कहीं पर पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना भी जरूरी हो जाता है और इस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है। इन्हीं खबरों के आइए करीब चलते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति में आपत्तिजनक टिप्पणियों का शिकार होती महिलाओं की। इन टिप्पणियों से होने वाले राजनीतिक नुकसान की और नैतिकता के नवाचार की बात करने वाले नेताओं का वो रंग भी दिखाएंगे, जहां पर जब कुछ नहीं बचता तो महिलाओं के चरित्र का चित्रण करने के लिए ये लोग आ जाते हैं। आगे बात होगी एक फेलियर स्टोरी की, वो स्टोरी जो हर उस युवा को देखनी चाहिए जो कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि हम किसी की सक्सेस स्टोरी से शायद जीतना सीखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे EMI वाले बस्ते की, उस शिक्षा की जो अब लोन की मोहताज हो गई है। स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन उन स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जितना पैसा लगता है उतना तो शायद एक अभिभावक की कमाई भी नहीं होती है। और आखिर में बात मुसीबतों का विस्तार करती विस्तारा की। इनकी समस्याओं का बैकग्राउंडर चेक करेंगे विस्तारा पार्ट 2 में। तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं और पहली खबर की शुरुआत करते हैं। और आज की पहली खबर एक सवाल के साथ आपके सामने रख देती है। देश के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में हमारे देश की महिलाएं कहां पर खड़ी हैं? कल हमने आपको बताया था कि हमारे देश में महिला वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 47 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड महिला वोटर्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या 43 करोड़ थी, यानी कि 6% की इसमें ग्रोथ हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 1971 के बाद से महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि हमारे देश की महिलाएं वोटिंग सेंटर तक तो पहुंच रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश की कितनी प्रतिशत महिलाएं संसद तक पहुंच रही हैं? इसका जवाब है कि आज हमारे देश में 545 लोकसभा सीटों में से 78 सीटों पर महिला सांसद हैं, जो कि कुल 14.32% हैं। मतलब जब हम पुरुषों की तुलना में बराबर या फिर ज्यादा वोट करते हैं तो संसद में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है? 21वीं सदी में दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। हमने धरती से लेकर मंगल तक का सफर तय कर लिया, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक खुलने लगे, महिलाएं जंग में मोर्चा संभालने लगी और पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए कामयाबी की नई नई कहानियां, नई इबारतें लिखने लगी। लेकिन धरती पर एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर महिलाओं को पिक्चर में तो रखा जाता है, लेकिन लीड करने के लिए नहीं दिया जाता है। देश की सबसे बड़ी पंचायतों में महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है? जब राजनीति में भी महिलाएं अपनी ताकत दिखा चुकी हैं, तो वो राजनीति में आगे आने के लिए उत्साहित क्यों नहीं है? हम अपने घर की महिलाओं को होम मिनिस्टर कहते हैं क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करती हैं, तो फिर राजनीति में महिलाओं के हाथ में मैनेजमेंट क्यों नहीं देते हैं? हमारे देश की महिलाएं राजनीति में आने से हिचकिचाती क्यों हैं? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक जवाब आज इस खबर के रूप में सामने आया। खबर यह है कि हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से चुनाव लड़ रही हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप MP MLA चुनते हैं ताकि वो हमारी बात उठा सके। इसके बाद ही उन्होंने हेमा मालिनी का नाम लेते हुए आपत्तिजनक बात कह डाली। हम सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे, बस। प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? ताकि प्रधानमंत्री हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं जी? ताकि वो हमारी बात सुने। सरपंच क्यों बनाते हैं? ताकि गांव का काम सरपंच करे हमारे से बात करके। MLA MP क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे।
कोई हेमामालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। रणदीप सुरजेवाला के शब्दों का सार आप अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन मन में वो सवाल साथ रखिएगा कि राजनीति में आने से महिलाएं क्यों हिचकती हैं। बहरहाल रणदीप सुरजेवाला ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसको लेकर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि जिसे जो टिप्पणी करनी है करते रहने दीजिए, जनता मेरे साथ। तो जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए। अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक। मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए, खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रणदीप सुरजेवाला को कुछ सीख दे दी है, वो भी आप सुनिए। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। अब बात आगे बढ़ी तो इस मामले पर एक्ट्रेस और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही कंगना रनौत का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने विवादित बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अब हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना रनौत को लेकर एक भद्दी टिप्पणी की थी। बाद में जब विवाद बढ़ा तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। अब यहां पर सुप्रिया ने कहा था कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। इस घटना को तो काफी दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत ने अब तक इस मामले के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है? क्या सुप्रिया श्रीनेत ये नहीं जानना चाहती कि उनके अकाउंट से ये घटिया हरकत किसने की थी? साफ, सरल, स्पष्ट बात करें तो नेता अब नैतिकता का तकाजा नहीं, राजनीति की डिमांड देखते हैं। वो कैसे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर स्थिति स्पष्ट कर लेते हैं। अगर सुप्रिया श्रीनेत ने वो ट्वीट किए थे तो क्या वो अब तक जिम्मेदार को ढूंढना ही नहीं चाहती? और अगर उन्होंने आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में या फिर पॉलिटिकल माइलेज पाने के चक्कर में वो ट्वीट किए तो उससे उन्हें लाभ क्या मिलेगा? क्या हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की वो टिप्पणी कांग्रेस को बढ़त दिला देगी? क्या कंगना का मंडी में भाव जानने की सुप्रिया की उत्सुकता दरअसल चुनावी रणनीति का हिस्सा है? अब देखिए, कहने को तो सोशल मीडिया पर कोई लगाम नहीं, लेकिन नैतिकता रहती है। नैतिकता ये कहती है कि लगाम दिखती तो नहीं है, लेकिन कीपैड पर होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 280 कैरेक्टर की लिमिट है, लेकिन सवाल यह है कि तब क्या हो कि जब इनमें से एक भी कैरेक्टर किसी महिला के कैरेक्टर को कटघरे में खड़ा करने लगे। सबूत देने की कोई जरूरत नहीं,
दुनिया ये जानती है कि जब भी कोई जंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का ही हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जंगी मैदान वाला पैटर्न कुछ लोगों ने सियासत की सड़क पर अपनाना शुरू कर दिया। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये कि यहां पर महिलाएं भी महिलाओं पर कीचड़ उछालने से जरा भी नहीं कतराती हैं। मतलब सुप्रिया कंगना के मामले से ही देखिए, यहां पर सुप्रिया पर ज्यादा सवाल हुए तो आखिर में उन्होंने कहा कंगना ने भी तो एक बार ऐसा ही कहा था। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पूर्व मेंबर उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत के बीच साल 2020 में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत को वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन का अनादर करने की वजह से एक इंटरव्यू के दौरान लताड़ लगाई थी, जिस पर कंगना ने अभिनेत्री पर पलटवार किया था। कंगना ने उर्मिला मातोंडकर के एक्टिंग करियर पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उर्मिला एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। मैं ये जानती हूं कि उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए तो नहीं जाना जाता। क्या है उनकी पहचान? सॉफ्ट पॉर्न करना। अगर उन्हें टिकट मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती है? कहते हैं कि राजनीति में दिए गए बयान कब वापस लौटकर आपको ही नुकसान पहुंचा दें, ये कहा नहीं जा सकता। और ऐसा ही कुछ कंगना के साथ भी हुआ है। लेकिन हमारी खबर रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत या फिर कंगना रनौत नहीं है। हमारी खबर हर वो लड़की है जो देश में बदलाव लाना चाहती है, जो इंदिरा गांधी बनना चाहती है, जो जय ललिता बनना चाहती है, जो मायावती या फिर ममता बनर्जी बनना चाहती है। लेकिन शायद वो राजनीति में होते कैरेक्टर असैसिनेशन की घटनाओं से सिहर जाती है। अगर समय की सीमा ना होती तो न जाने कितने ही बयान मैं आपके सामने रख देती। मतलब क्या क्या नहीं कहा गया हमारे देश में राजनीति करने आई महिलाओं के। मुझे वो शब्द कहने में भी शर्म महसूस होती है। मतलब किसी ने किसी महिला को टंचमाल कह दिया, किसी ने नाचने वाली कह दिया, किसी ने किसी को ठुमका लगाने वाली कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि वो महिलाएं हैं और यही उनका सॉफ्ट टारगेट रहती है। अगली खबर का रुख करते हैं और हमारे देश में सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सक्सेस स्टोरीज से पटे पड़े नजर आते हैं। शून्य से शिखर तक पहुंचने की ये कहानी जरूर हमें मोटिवेशन देती है, लेकिन इसी बीच कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमें सीख दे सकती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी एड टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े शिप की है, जो अब डूब रहा है। वित्तीय संकट से जूझ रही एड टेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ हो चुकी है शून्य। एक साल पहले यानी कि 4 अप्रैल 2023 को उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन यानी कि तब करीब 17,545 करोड़ रुपए थी। और फोर्ब्स के बिलियनियर इंडेक्स 2024 में यह जानकारी सामने आई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह बताया गया कि पिछले साल की लिस्ट से इस बार 4 लोगों को बाहर किया गया और उसमें रविंद्रन भी शामिल है। हाल ही में ब्लैक रॉक ने भी बायजूस की वैल्यूएशन को घटाकर $1 बिलियन कर दिया था। 2022 में इसकी पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन की थी। बायजूस की स्थापना 2011 में रविंद्रन ने की थी और उनकी पत्नी दिव्या उनके शुरुआती छात्रों में से एक है और बोर्ड में भी शामिल है। कंपनी अभी भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है, या फिर यूं कहूं कि बायजूस का जहाज डूब रहा है। और हालात कुछ ऐसे हैं कि बायजूस शेयर होल्डर्स ने पिछले महीने रविंद्रन को सीईओ पद से हटाने और पत्नी दिव्या और भाई रिजू को भी हटाने के लिए वोटिंग की। दिसंबर महीने में बायजू रविंद्रन ने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए अपने घर के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का घर भी गिरवी रखा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई भी शुरू कर दी। बायजूस पर 158 करोड़ के पेमेंट में चूक का आरोप लगा है। ईडी ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के फेमा उल्लंघन मामले में नोटिस भेजा। यह भी बताती चलूं कि फॉरेन करेंसी फ्लो को लेकर 1999 में फेमा तैयार किया गया था। बायजूस में हालात इस हद तक खराब हैं कि गुरुग्राम ऑफिस का रेंट पेमेंट न करने पर कर्मचारियों को प्रॉपर्टी मालिक ने ऑफिस से ही बाहर कर दिया।
उनके लैपटॉप तक सीज कर लिए गए थे। बायजूस 2019 में देश की लीडिंग एडटेक कंपनी के तौर पर उभर कर सबके सामने थी। हर तरफ इसके बिजनेस मॉडल की चर्चा होने लगी। हर दूसरी मैगजीन में रविंद्रन की सक्सेस स्टोरी छप रही थी। उनका बिजनेस पीक पर था। जगह जगह क्रिकेटर्स की टी शर्ट पर बायजूस की मार्केटिंग ब्रांडिंग नजर आती थी। लेकिन अब यही बायजूस डाउनफॉल की तरफ बढ़ चुका है। कोई भी बिजनेस चलाने और ग्रोथ के लिए बड़े पैमाने पर फंड की, पैसे की जरूरत होती है और ऐसे में रविंद्रन ने भी $1.2 बिलियन कर्ज लेने का फैसला किया और यही उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक साबित हुआ। कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ा, जिसके चलते बायजू को काफी फायदा भी हुआ था। लेकिन कोविड के कम होते ही छात्र वापस स्कूलों की ओर लौटने लगे और बायजू के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी। कोविड के खत्म होते ही बायजू पर दोहरी मार पड़ने लगी। एक तरफ छात्र वापस स्कूलों की तरफ लौटे तो वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरें बढ़ानी बैकने शुरू कर दी। इनसे कर्ज लेना महंगा और इसके साथ साथ मुश्किल हो गया। बायजू सैलरी और बाकी चीजों पर हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन जरा आप सोचिए कि इस कंपनी की कमाई केवल 30 करोड़ रुपए है। यानी कंपनी को अपने कोर बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए हर महीने 120 से 130 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसे अगर सालाना हम कैलकुलेट करें तो यह करीब 1500 करोड़ रुपए होता है। यानी कि आमदनी चवन्नी भी नहीं और खर्चा रुपया। बायजूस को अभी करीब 2000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। सैलरी और वेंडर पेमेंट पर 200 करोड़ रुपए का टीडीएस देना है, जो कि मार्च 2023 से बकाया है। करीब 500 करोड़ रुपए का कस्टमर रिफंड और 1000 करोड़ रुपए का वेंडर पेमेंट भी पेंडिंग है। एसेट लीज, रेंट, यूटिलिटी और प्रोविडेंट फंड पेमेंट भी देना है। करीब 5 लाख एक्टिव स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 3 साल के कोर्स के लिए औसतन करीब 70,000 रुपए का पेमेंट किया। और अगर कंपनी बंद होती है तो इन सभी छात्रों को रिफंड भी देना होगा। बायजूस पर $1.2 बिलियन यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का टर्म लोन है। कंपनी का कहना है कि उसने लोन चुकाने के लिए $500 मिलियन यानी कि करीब 4,000 करोड़ रुपए सुरक्षित रखे थे, रिजर्व में रखे थे, तब भी उसे 6,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जिसके लिए पैसा कहां से आएगा किसी को नहीं पता है। अब इस कंपनी के दलदल में फंसने की एक पिक्चर जरा आप देखिए। बायजूस हर साल अभी $250 मिलियन यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए बर्न कर रहा है। यानी कि यह पैसा सिर्फ संचालन में जा रहा है और इससे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसे में बायजूस कभी भी खत्म हो सकती है। अगर मैं सीधे कहूं तो किसी भी दिन कंपनी सड़क पर आ सकती है और इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। बीते कई महीने से बायजूस में कर्मचारियों की छटनी जारी है। अब फोन कॉल पर भी एम्प्लॉयज की छटनी की जा रही है। बायजूस की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि ना तो कंपनी किसी एम्प्लॉय के काम का रिव्यू कर रही है, ना ही उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका दे रही है। बायजूस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हम बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के आखिरी फेज में हैं। कंपनी ने अक्टूबर 2023 में रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की ताकि कंपनी का खर्च यानी कि कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको घटाया जा सके। कानूनी उलझनों के कारण हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और यही हालात कंपनी के हर कर्मचारी के इस वक्त हैं। बायजू रविंद्रन ने एक मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर अपने करियर का आगाज किया था। साल 2011 में उन्होंने बायजूस की स्थापना की और तब ये सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टार्टअप बना। कंपनी ने साल 2022 में इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए बताई। यानी कि ये कंपनी लाखों करोड़ों में खेल रही थी। लेकिन आज हालात देखिए, ये कंपनी अपने दफ्तर का रेंट भी पे नहीं कर पा रही। रविंद्रन की कहानी हमें यह बताती है कि हमें हर कहानी को दोनों तरह से देखना चाहिए। सक्सेस स्टोरी अगर हमें कुछ सिखाती है तो फेलियर स्टोरी से हम उससे और बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं।
ये केस स्टडी हो सकती है उन युवाओं के लिए जो स्टार्टअप्स में अपना हाथ आजमा रहे हैं। और ये भी समझना होगा कि सक्सेस है तो खुशियां मनाइए, लेकिन अगर फेलियर है तो उससे लड़ने की कोशिश हमेशा करते रहिए। अगली खबर का रुख करेंगे स्कूलों की बात। यहां पर पढ़ रहे छात्रों का बस्ता भारी हो चला है। दरअसल भारत के प्राइवेट स्कूल कॉपी किताबों के नाम पर अभिभावकों को लूट रहे हैं और उन पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत होते ही पेरेंट्स को बच्चों के स्कूल बैग तैयार करने में पसीने छूट रहे हैं। लखनऊ समेत यूपी के तमाम प्राइवेट स्कूलों के किताबों के दामों में 20% तक का इजाफा किया गया। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों समेत स्टेशनरी के लिए ही 5 से 7 हजार रुपए का खर्च करना पड़ रहा है। जिन पेरेंट्स के 2 से 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए महीना कुछ ज्यादा ही तंगहाली में गुजर रहा है। बेहद महंगी इन बुक्स को खरीदते समय छूट के लिए गिड़गिड़ाने के बाद भी अभिभावकों को निराश होना पड़ रहा है। विक्रेताओं की माने तो निजी प्रकाशकों को पुस्तकों की कीमत बढ़ने और कम मार्जिन होने के कारण छूट देना संभव नहीं। वहीं कई स्कूल सत्र की शुरुआत से पहले ही बुक्स को सबमिट कराने की बात कहकर तत्काल किताबों की मांग भी की जा रही है। अप्रैल में नया सेशन शुरू होते ही स्कूलों ने फीस भी बढ़ा दी। तमाम खर्चों के बीच अभिभावकों पर फीस का बोझ भी बढ़ चुका है। एडमिशन फीस और उसके साथ साथ कई अन्य वजहों से कई स्कूलों में ये फीस बढ़ोतरी 10 से 12% तक जा पहुंची है और इससे पेरेंट्स परेशान हैं। वहीं शहर के कई नामचीन स्कूल फीस बढ़ाने के बावजूद गोलमोल जवाब देकर इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आईसीएसई और सीबीएसई से संचालित शहर के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लगाई गई हैं। निजी स्कूलों में कक्षा पहली में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 6 से 7 हजार रुपए अभिभावकों को किताबों और साथ ही स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ईटी ऑनलाइन की एक रिसर्च ये बताती है कि एक बच्चे की पढ़ाई के वित्तीय बोझ के नीचे अब एक आम आदमी दब चुका है। आज के समय में एक बच्चे की प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा पर अभिभावकों के औसतन 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आज के समय में बच्चे की प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से लेकर निजी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक अभिभावकों के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। एक अभिभावक जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उन्हें उसकी पढ़ाई पर हर साल 2,14,000 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है और यह सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे का खर्च है। अगर 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह खर्च सीधा डबल हो जाता है। भारत में पढ़ाई एक बिजनेस है, एक कारोबार है और प्राइवेट स्कूलों का यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। लेकिन आप और हम जैसे माता पिता इस टेंशन में हैं कि फीस कैसे भरेंगे। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत के प्रति व्यक्ति सालाना आय 98,374 रुपीस है। यानी कि भारत में प्राइवेट स्कूलों की औसतन सालाना फीस भारत के प्रति व्यक्ति औसतन आय यानी कि एवरेज इनकम के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। और यहां पर एक समस्या यह भी है कि भारत में पढ़ाई को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट और महंगे स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है और इसीलिए ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, ब्रांडेड स्कूलों में पढ़ें। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना अब बेहद कठिन होता जा रहा है। रिसर्च एजेंसी ग्लासडोर के मुताबिक भारत में कुल नौकरी करने वालों की सालाना औसतन सैलरी 3,83,000 रुपए है। नौकरी पेशा लोगों की कमाई का 56% हिस्सा सिर्फ बच्चे की प्राइवेट स्कूल में महंगी स्कूली शिक्षा पर खर्च हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत का मिडिल क्लास अपनी कुल कमाई का 25% हिस्सा EMI पर खर्च करता है और इस हिसाब से अगर आप इसे देखेंगे तो नौकरी पेशा लोगों की कमाई का 81% हिस्सा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई
और इसके साथ ही ईएमआई पर निकल जाता है। बाकी का हिस्सा घर की बाकी जरूरतों पर खर्च हो जाता है। भारत में स्कूली शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए कदम भी उठाए, लेकिन इसके बावजूद आज भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना करोड़ों अभिभावकों के लिए एक सपने जैसा ही है। भारत में प्राइवेट स्कूल हर साल औसतन 10 से 12% फीस बढ़ा देते हैं। इंडिया आईएनसी की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में नौकरी पेशा प्राइवेट कर्मचारियों की हर साल सैलरी औसतन 9.8% ही बढ़ती है, यानी कि 10% से भी नीचे। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत में किसी नौकरी पेशा की जितनी तनख्वाह बढ़ती है उससे ज्यादा स्कूल की फीस बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सालाना डेटा के मुताबिक भारत में एजुकेशन लोन हर साल 20% की वृद्धि से बढ़ रहा है और एजुकेशन लोन लेने वालों की संख्या भी इसी रफ्तार से बढ़ रही है। यानी कि आज की तारीख में शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। शिक्षा आपका मौलिक अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन शायद इस अधिकार के साथ लगा हुआ जो प्राइस टैग है वो देखकर आप थोड़ा परेशान हो जाएं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नर्सरी स्कूल के बाहर भी लोन फाइनेंसर्स बैठे मिले। स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में आपको कई बैंक्स के लोन ऑप्शंस भी देखने को मिले और जाहिर है कि आने वाले समय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेहतर स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए चाह रखने वाले पेरेंट्स के ऊपर ये वित्तीय बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो इसको संभाल ही ना सके। जाहिर है कि इसको लेकर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करना होगा और ये भी सोचना होगा कि पेरेंट्स को राहत कैसे दी जाए।